आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपके स्क्रीन पर हैं। 5 क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बैंडिंग इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तीसरा न्यूमेरिकल है, फोर्थ न्यूमेरिकल है और फिफ्थ आपका थ्योरेटिकल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि पहले और आखिरी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, तो आप समझ सकते हैं कि 5 में से 2 डेरिवेशन और 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो इस यूनिट में से न्यूमेरिकल आपको 100% मिलना ही मिलना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बैंडिंग ऑफ बीम्स। यदि हम बैंडिंग ऑफ बीम को कहें तो बैंडिंग बेसिकली बीम की 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्योर बैंडिंग और एक होती है ऑर्डिनरी बैंडिंग। प्योर का क्या मतलब है कि ऐसी बैंडिंग जिसके लिए बीम के कुछ पोर्शन पर नंबर 2 बैंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट हो। प्योर बैंडिंग का मतलब है कि बीम के कुछ पोर्शन पर शियर फोर्स 0 हो और बैंडिंग मूवमेंट बीम के कुछ पोर्शन पर या पूरी बीम पर कांस्टेंट हो। तो इस प्रकार की बैंडिंग को हम प्योर बैंडिंग के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको यदि बताएं, हमारे कोर्स में केवल प्योर बैंडिंग है। तो प्योर बैंडिंग के लिए यदि हम बात करें तो यदि आप एक बीम ले लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस बीम पर इक्वल डिस्टेंस पर 2 लोड लगा देते हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू, जो कि यहाँ से एल, एल और एल, बीम की टोटल लंबाई है 3L। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शंस हैं आर ए, ये आपकी निकल के आ जाएगी डब्ल्यू, और आर बी भी आपकी निकल के आ जाएगी डब्ल्यू। ये आपको अपने आप करना। अब यदि आप इस बीम का शियर फोर्स और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ये तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा इसका वो ऐसे और फिर ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि यदि इसको सी और डी नाम दे दें तो सी से डी तक आपका शियर फोर्स जो है वो 0 है, और सी से डी तक आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। तो ये जो बीम है ये आपकी प्योर बेंडिंग में है। और यदि ऐसा नहीं है कि शियर फोर्स 0 नहीं है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बेंडिंग। तो ये आपने सबसे पहले समझा कि प्योर बेंडिंग और ऑर्डिनरी बेंडिंग में क्या डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करना है। बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करना है, यहां से आपकी बेंडिंग इक्वेशन शुरू होती है। और इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें कुछ बातें मान करके चलनी पड़ेंगी और कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। और वो बातें क्या होनी चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं अजम्पशंस। बेसिकली अजम्पशन क्या है कि जो बातें हम किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए मान करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले है मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस थ्रू आउट। जो बीम का मटेरियल है वो परफेक्टली होमोजीनियस है। मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि यदि जो बीम है, जो इसका मटेरियल है, इसके लिए हर पॉइंट पर, हर डायरेक्शन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन अब भी समझ में नहीं आया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इसका क्या फायदा होगा?
फायदा ये होगा कि जब हम इस बीम के ऊपर लोड्स को अप्लाई करेंगे तो एक यूनिफॉर्म कर्वेचर बनेगा। ऐसा नहीं है कि बीम इस वाले लोड के नीचे तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, इसके नीचे कम हुई और इसके नीचे फिर ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार के कर्व की एनालिसिस हम नहीं कर पाते। हमारे पास एनालिसिस करने के लिए जो कर्वेचर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म कर्वेचर होना चाहिए, जिसका सेंटर यदि यहाँ पर है तो इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से इस कर्वेचर के किसी भी बिंदु तक सेम होनी चाहिए, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के नाम से जानते हैं। तो होमोजीनियस होने का ये फायदा हमें मिलता है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आप पढ़ चुके होंगे, इसे कहते हैं हम हुक्स का नियम कि अंडर द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हम हुक्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, value of modulus of elasticity is same for the fiber of the beam under compression or under tension. होमोजीनियस जैसा ही कुछ है ये, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो मटेरियल के लिए तो हर पॉइंट पर सेम रहेगी, हर डायरेक्शन में सेम रहेगी, लेकिन यदि हम उसके ऊपर टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कुछ पोर्शन में टेंशन और कुछ पोर्शन में कंप्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो उनके लिए भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। नंबर 4, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नंबर 4। इसका उपयोग मैं शुरुआत में ही करूंगा। जो बेंडिंग इक्वेशन है उसका डेरिवेशन इस वाले पॉइंट के बिना संभव नहीं है। The sections which are straight before bending will remain straight after the bending. Number 5, there is no resultant push or pull on the cross section of the beam. कि बीम के क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं कि यदि ये हमारी बीम है तो इसका साइड व्यू आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। यदि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तो ये जो आपका इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन पर कोई भी पुश या पुल, कोई भी लोड काम नहीं कर रहा है। जो भी लोड काम कर रहे हैं ये यहाँ पर काम कर रहे हैं बीम के ऊपर, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। चलिए नेक्स्ट है आपका लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग। ये जो हमने अभी दिखाए हैं ये लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, मतलब जो ये है आपकी एक्सिस, जब बीम बेंड होगी तो इसी के अबाउट होगी, तो इसी प्लेन में आपके लोड काम करेंगे। The transverse section of the beam is symmetrical about a line passing through the center of gravity in the plane of bending. कि जो सेक्शन है वो एक तो सिमेट्रिकल होगा और जो पास होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा, क्योंकि यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो पास नहीं होगा तो इसके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी काम करना शुरू कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम before bending is very large in comparison to its transverse dimension. बीम का बेंडिंग के बाद वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द बिफोर बेंडिंग। कि सपोज ये आपकी बीम है और ये इसकी लंबाई है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है डायमेंशन से, तो जो इसका इस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके पैरेलल है। इस समय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट। तो ये जो वैल्यू है वो इसकी ट्रांसवर्स डायमेंशन, जो कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और वो क्यों माना गया है, क्योंकि यदि वो ज्यादा नहीं होगा तो बेंडिंग ही नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये 3 डेफिनेशंस हैं, यहाँ से 1 या 2 डेफिनेशन आपको जरूर मिलेंगी एग्जामिनेशन में। और जो अभी आपने पढ़ी है असम्पशन, ये 2 नंबर में जरूर पूछी जाती हैं या 7 नंबर के डेरिवेशन में
डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि ड्राइव द बेंडिंग इक्वेशन विद देयर अजम्पशन। तो ये आपके लिए हर प्रकार से थ्योरी के लिए उपयोगी है। न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल सरफेस, तो बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए ये आपकी जो लेफ्ट हैंड वाला है बिफोर बेंडिंग वाला, इसमें आप ये जो एक्स डिस्टेंस देख रहे हैं ये लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है जब तक इसके ऊपर लोड्स को अप्लाई नहीं किया। अब सपोज आपने यहाँ पर लोड्स अप्लाई किए तो इसकी बेंडिंग हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, जो आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम। परंतु ये जितनी भी लेयर हैं इनमें से एक लेयर ऐसी होगी जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखी है ई एफ और ई डैश एफ डैश, कि उसकी लंबाई जितनी पहले थी बेंडिंग होने के बाद उस पर्टिकुलर लेयर की लंबाई उतनी ही होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इसकी वैल्यू एक्स है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू एक्स है, और इसके ऊपर क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स आ रहे हैं ये, तो इसकी जो रेडियस है बीच की वो कम हो रही है, जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है 0.9, 0.8, 0.7, और क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में टेंशन होगी तो उसकी बढ़ेगी लंबाई, जो लेयर्स है उनकी लंबाई बढ़ जाएगी 1.x, 1.2x, 1.3x। तो कुल मिलाकर के बैंड लोड सप्लाई करने के बाद पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में से जो भी लेयर जिसकी लंबाई पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही होगी उसे हम न्यूट्रल लेयर कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल सरफेस with the plane of cross section of the member. Neutral axis always coincide with one of the centroidal axis which is in the plane of cross section and about which bending couple is active. थोड़ी सी डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो वो कम समझ में आती है, लेकिन डायग्राम के द्वारा वो हमें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। तो जो अभी आपने न्यूट्रल लेयर पढ़ी वो ये वाली लेयर थी, न्यूट्रल लेयर, इसे कहते हैं हम न्यूट्रल लेयर। अब ये तो हम साइड से देख रहे थे, इस साइड से देख रहे थे, लेकिन यदि हम इस साइड से देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी लेयर होंगी जो आप देख रहे हैं, लाइनें खींच रहा हूं मैं, ये सब न्यूट्रल लेयर्स हैं। तो इन सभी न्यूट्रल लेयर्स ने ये जो पूरा सरफेस जनरेट करा इसे हम न्यूट्रल सरफेस कह देते हैं। तो न्यूट्रल सरफेस की डेफिनेशन क्या बनी? द सरफेस जनरेटेड बाय न्यूट्रल लेयर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सरफेसेस। अब ये जो न्यूट्रल सरफेस है, ये जो न्यूट्रल सरफेस है जो अभी आपने देखा, अब यदि इस न्यूट्रल सरफेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये इस क्रॉस सेक्शन में दो सेंट्रोइडल एक्सिस होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जब ये आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर आकर के कनेक्ट होगा तो ये इस वाली सेंट्रोइडल एक्सिस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाई जाएगी, किसकी? न्यूट्रल सरफेस की। किसके साथ? प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में। और इसी को हम न्यूट्रल एक्सिस कह देते हैं, राइट। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर से जनरेट हुआ न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल सरफेस ने जाकर के जहां पर क्रॉस सेक्शन को कट किया वहां पर जो हमें एक्सिस मिली उसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। चलिए अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि 7 नंबर का आता है एग्जाम में और लगभग हर बार मिलता है, और इसी डेरिवेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमें मिलते हैं। तो ये जो आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है NA, इसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, जो कि न्यूट्रल सरफेस ने इस क्रॉस सेक्शन के साथ में कोइंसाइड करके बनाई है। अब हमें
बैंडिंग को पढ़ना है। तो हमने इसके ऊपर लोड्स अप्लाई किए। लोड अप्लाई करने पर से पहले यहाँ पर हमने दो लेयर मान रखी हैं, एक तो पी क्यू जो कि न्यूट्रल एक्सिस पर आ रही है, और एक स्मॉल आर एस जो कि न्यूट्रल एक्सिस वाली जो लेयर है पी क्यू, वहां से वाई डिस्टेंस पर है आर एस लेयर। तो जब इसकी लोड्स की वजह से इसकी बैंडिंग हुई तो वो इस प्रकार की हो गई। और यदि ये बैंड हो गई तो आर एस भी बैंड हो गया और पी डैश क्यू डैश भी बैंड हो गया। लेकिन क्योंकि पी डैश क्यू डैश न्यूट्रल एक्सिस पर है तो इसका मतलब ये एक न्यूट्रल लेयर है, तो इसकी तो वैल्यू पी क्यू जो है वो पी क्यू पी डैश क्यू डैश के बराबर ही रहेगी। लेकिन जो आर एस है, जो पी डैश क्यू डैश या पी क्यू के ऊपर वाली है, उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आ गया होगा। और क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया है तो मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, और हमने यदि आर डैश एट एस डैश से इसको मिला दिया तो इसके द्वारा सेंटर पर बनाया हुआ एंगल अल्फा मान लिया, और इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली। तो जब बैंडिंग के बाद हमने इतना सब कुछ करा तो अब हमें शुरू करना है डेरिवेशन। अब यदि डेरिवेशन को हम ध्यान से देखें तो जो हमारी डेरिवेशन इक्वेशन है वो है m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर। अब यदि इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सिग्मा है और ई है, ये दोनों चीजें मुझे जानी पहचानी लग रही है। कहाँ से? एक हुक्स लॉ का नियम हमने पढ़ा था जिसमें क्या कहा गया था, सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और वहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था वो आया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये डेरिवेशन में आ रही है। तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है? स्ट्रेन। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि मुझे स्ट्रेन निकालना है, तो चलिए स्ट्रेन निकालते हैं। अब स्ट्रेन किस में डेवलप हुआ? जो हमारी आर एस वाली लेयर थी जो बाद में आर डैश एस डैश हो गई। तो यदि हम 9th क्लास के फॉर्मूले को याद करें तो आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, तो पी डैश क्यू डैश बराबर आर इंटू एल्फा, और आर एस एस डैश बराबर आर माइनस वाई इंटू एल्फा। कैसे? आप समझ सकते हैं, जो डायग्राम पीछे हमारा बना हुआ था उस डायग्राम से। इस प्रकार से ये डायग्राम है, ये आपका पी डैश, ये आपका क्यू डैश, ये आपका आर डैश, ये आपका एस डैश, ये एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की वाई है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी आर है। तो पी डैश क्यू डैश बराबर आर इंटू एल्फा, और आर डैश एस डैश बराबर, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी अब वो बचेगी आर माइनस वाई। ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी बचेगी? आर माइनस वाई इंटू एल्फा। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। अब क्योंकि मैंने बताया था कि जो पी क्यू है वो न्यूट्रल एक्सिस पर है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल लेयर है, तो पी डैश क्यू डैश और पी क्यू तो बराबर होंगे। तो हमने पी डैश क्यू डैश को पी क्यू के बराबर मान लिया। अब हमें स्ट्रेन निकालनी है आर एस में, क्योंकि आर एस की लंबाई ही बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे? आर एस माइनस आर डैश एस डैश अपॉन आर एस, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और जो आर एस है वो पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है? पी डैश क्यू डैश के बराबर है। तो इस आर एस की जगह पर हमने पी डैश क्यू डैश लिख दिया। तो पी डैश क्यू डैश माइनस आर डैश एस डैश अपॉन आर एस, और पी डैश क्यू डैश की और आर डैश एस डैश की ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया स्ट्रेन इक्वल्स टू वाई अपॉन आर।
तो स्ट्रेन आ गई हमारी y अपॉन आर। और अभी हुक्स के नियम से आपको बताया था कि स्ट्रेन बराबर सिग्मा अपॉन ई। तो स्ट्रेन की जगह पे यदि मैं y अपॉन आर लिख दूं तो सिग्मा अपॉन y बराबर ई अपॉन आर, ये मेरी आधी इक्वेशन जनरेट हो गई। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो है वो आपकी आधी बन गई। देखिए कि m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन y बराबर ई अपॉन आर। तो जो आखिरी की जो वैल्यू है वो मेरी जनरेट हो गई। अब मुझे m और i जरूर लाना है, और ये रेशो जो है m अपॉन आई की वो इनमें से किसी के बराबर आ जाएगी, तो ये इक्वेशन मेरी जनरेट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूवमेंट, इसका मतलब बेंडिंग मूवमेंट निकालना है मुझे। और बेंडिंग मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेंडिंग मूवमेंट हम निकालेंगे और उसके लिए फोर्स निकालेंगे। यदि आप देखें तो F सिग्मा को यदि मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होती है मेरी? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यदि मैं एलिमेंट्री पोर्शन ले लूं, छोटा पोर्शन ले लूं, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ए। और डेल्टा ए की मल्टीप्लाई सिग्मा से कर दूंगा तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए फोर्स हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए, और इस इक्वेशन से सिग्मा की जगह पर मैं लिख सकता हूं ई इंटू वाई अपॉन आर। तो ई इंटू वाई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई डी ए। तो ये मेरी पूरी वैल्यू क्या आ गई? फोर्स। और इस फोर्स को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मूवमेंट आ जाएगा। तो मैंने फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस y से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये मूवमेंट आ गया। या मैं इसे लिख सकता हूं ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डी डेल्टा ए। और इस मूवमेंट को यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं तो आप देखिए यहाँ पर सिग्मा को हम इंटीग्रेशन के साइन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ई अपॉन आर जो है वो तो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि मटेरियल के लिए ई कांस्टेंट है और जितनी बेंडिंग होनी थी उसके लिए आर भी कांस्टेंट हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बेंड होना था हो गया। तो ई अपॉन आर कांस्टेंट हो गया और हमारे पास बचा इंटीग्रेशन के अंदर वाई स्क्वायर डेल्टा ए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप लोगों ने पुराने समय में पढ़ा है तो ये आई आ गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो ई अपॉन आर इंटू आई। तो m बराबर ई अपॉन आर इंटू आई, और इस आई को इसके नीचे ले आएंगे तो m अपॉन आई बराबर ई अपॉन आर। लेकिन ई अपॉन आर तो सिग्मा अपॉन वाई के भी बराबर है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से कर सकते हैं कि m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर। और ये हमारी बैंडिंग इक्वेशन जनरेट हो गई। इस इक्वेशन में m क्या है? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली बैंडिंग मूवमेंट को ही हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि जितना मूवमेंट लगाया उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर होगा। आई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कहते हैं। ई यंग्स मॉडुलस, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, और वाई जो है न्यूट्रल एक्सिस से जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप मानी है एनालिसिस करने के लिए वहां तक की दूरी है। तो इसे हम बैंडिंग इक्वेशन कहते हैं। उम्मीद है कि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन मॉडुलस। हमारा जो m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बैंडिंग इक्वेशन का एक पार्ट है। यदि इसमें से हम सिग्मा को निकाल लें तो m अपॉन m इंटू वाई अपॉन आई, या m अपॉन आई अपॉन वाई। और इस i अपॉन वाई को हम z कहते हैं, और इस z को ही हम सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। और सेक्शन मॉडुलस बेसिकली बीम की स्ट्रेंथ निकालने के काम में आता है। जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि दो बीम की हमें डायमेंशंस दे रखी हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी बीम की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो हम उनका दोनों का सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे, और जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा आएगा
वही हमारी उसी की बीम की स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन की मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस जो है वो हर अलग अलग शेप के लिए, क्योंकि बीम की जो शेप होती है वैसे तो नॉर्मली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में हमें बीम मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही दो शेप होती हैं। सर्कुलर बीम भी मिल सकती हैं, ट्राइंगुलर बीम भी मिल सकती हैं। तो उनके लिए हमें सेक्शन मॉडुलस यदि निकालना है तो आई अपॉन वाई मैक्सिमम, और यदि आप रेक्टेंगल के लिए आई की वैल्यू निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है इसका फॉर्मूला। और इस न्यूट्रल एक्सिस से टॉप वाली लेयर तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, d/2। तो y की मैक्सिमम दूरी d/2, इसे डिवाइड कर देंगे तो सेक्शन मॉडुलस z बराबर आ जाएगा BD² अपॉन 6। और यदि m निकालना चाहते हैं तो सिग्मा इंटू जेड। तो यहाँ से आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकाल सकते हैं, जो कि सबसे कॉमन माना जाता है। इन द सिमिलर वे हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी आप सेम निकाल सकते हैं। इसके लिए केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो, और y की दूरी तो मैक्सिमम कैपिटल D/2 ही होगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की दूरी जो होगी वो कैपिटल D/2 होगी। डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, और वहां से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे। अब आते हैं आपके पास न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें दो तीन प्रकार की चीजें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे आपके सामने ये दो तीन न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा अभी आपको। तो पहला न्यूमेरिकल या दूसरा न्यूमेरिकल जो भी है, आपको दो चीजें याद रखनी है कि यदि आपके पास कोई बीम है, उसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है ये W इंटेंसिटी का आपका, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी लंबाई L है। तो इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है WL² अपॉन 8, या इसमें से एक स्मॉल w को और एक L को रख लें साथ में, तो कैपिटल WL/8। ये आपको याद रखना है, जिससे कि आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकें। लेकिन किसके केस में, केवल और केवल यूडीएल के केस में। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 5.3, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जॉइस्ट। जॉइस्ट मतलब एक स्ट्रिंग है। आठ मीटर का स्पैन है उसका, और उसके ऊपर हमने ब्रिक वॉल लगाई हुई है। ये आपकी बीम है, इसके ऊपर आपने ये ब्रिक की वॉल, मतलब इस प्रकार से ब्रिक की वॉल लगती है, जैसे ये ब्रिक लगा दी, फिर इसके ऊपर दूसरी ब्रिक लगा दी, तो इस प्रकार से हमने दीवार बना दी इसके ऊपर। तो ब्रिक वॉल बनाई गई है, जिसकी थिकनेस जो है वो 200 mm, ऊंचाई 5 मीटर, और डेंसिटी ऑफ द ब्रिक 1850 kg पर मीटर क्यूब है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको डेप्थ निकालनी है जॉइस्ट की, मतलब ये जो बीम है जिसके ऊपर दीवार बनाई है उसकी डेप्थ निकालनी है डी। यदि आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो इस प्रकार का नजर आएगा, तो डी निकालनी है आपको। और ये जो डब्ल्यू है, इसकी चौड़ाई वो ब्रिक वॉल के बराबर है। इसका मतलब डब्ल्यू कितनी दे रखी है, 200। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें टोटल वेट ऑफ द वॉल, मतलब बीम के ऊपर कितना वेट आ रहा है, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, मास इंटू जी। और मास इंटू जी क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, क्योंकि मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब डेंसिटी तो आपके पास 1850 दे रखी है, तो डेंसिटी और जी, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है। डेंसिटी 1850 और जी की वैल्यू 9.81। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 8 मीटर,
चौड़ाई कितनी है उसकी 200 मिलीमीटर, मतलब डिवाइड बाई 1000 तो 0.2, क्योंकि सब डायमेंशन हमें मीटर में लेनी है, और 5 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वॉल्यूम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास वेट आ गया, कितना आ गया 0.145 मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन में हमने इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि हमारी स्ट्रेस की वैल्यू मेगा न्यूटन में दे रखी। अब अभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, या तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8 या कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 8। तो यहां से आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर लिया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे ही आपने निकाला, तो बेंडिंग इक्वेशन का यूज करके एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई, तो यहां से आपने वैल्यू को पुट कर दिया। तो एम आपके पास गिवन है, निकाला है अभी आपने, सिग्मा आपको दिया हुआ है, वाई की वैल्यू क्या होती है d/2, और आई की वैल्यू कितनी होती है BD³ अपॉन 12। तो यहां से आपका BD² अपॉन 6 इंटू 7.5 अपॉन 6, ये बराबर हो गया मूवमेंट के। मूवमेंट अभी आपने निकाला है, तो यहां से BD² बराबर आ गया आपका 0.116। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो डेप्थ है वो ट्वाइस ऑफ द विड्थ है। कहां पर है, सबसे नीचे वाली लाइन देखेंगे आप, गिवन द डेप्थ ऑफ द जॉइस्ट इज ट्वाइस ऑफ द विड्थ, तो आपने डी की जगह पर 2b लिख दिया, और 2b का होल स्क्वायर कर रहा, वहां से b की वैल्यू निकाल ली, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 307 mm, और d जो है वो इसका दुगना है, तो 614 mm, 614 mm इज योर डेप्थ। सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला फिर से याद करना पड़ेगा कि यदि आपकी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पर W लोड लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार से बैंड हो जाती है। तो ये जो इसका डिफ्लेक्शन होता है, जो अभी लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम सिखाया था, तो वहां से आप देखेंगे जो टेबल है, तो WL³ अपॉन 48 EI, जो ये जो डेल्टा एल होगा वो होगा WL³ अपॉन 48 EI। तो यही आपको याद रखना है, और यदि ये आपको याद रह गया तो आप अपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत तेजी से इसको करते हैं। ए बीम कंसिस्ट ऑफ ए सिमेट्रिकल रोल्ड स्टील जॉइस्ट, स्टील की जॉइस्ट है, बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स, कैरीज ए पॉइंट लोड एट द सेंटर। अभी आपको बताया कि सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर लोड लगाया तो डेल्टा एल बराबर WL³ अपॉन 48 EI। सॉरी, if the maximum stress due to bending is 140 megapascal, सिग्मा की वैल्यू 140 megapascal है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द बीम टू द स्पैन, तो D अपॉन L की वैल्यू हमें निकालनी है, इन ऑर्डर दैट द सेंट्रल डिफ्लेक्शन डेल्टा L may not exceed L by 480 ऑफ द स्पेन, मतलब 1/480 ऑफ द स्पेन का मतलब है 1/480 इंटू एल। तो जो डेल्टा एल है वो 1/480 इंटू एल से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। लेकिन जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पे लोड लगा हुआ है, तो उसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू ये होती है, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से ई आई बराबर 10 WL² आ गया, और E की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 200 गीगा पास्कल, गीगा का मतलब है 10⁹। तो I की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब I की वैल्यू आपने पुट कर दी M अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई में, और M क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब सेंटर पे लोड लगा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL/4 होती है। तो M की जगह WL/4, I की जगह जो वैल्यू अभी हमने निकाली है, सिग्मा हमें दे रखी है 140 मेगा, तो मेगा की जगह हमने 10⁶ लिख लिया, और y की डिस्टेंस आपको पता ही है कि D/2 होती है। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका D/L की वैल्यू 0.056 आ जाएगी, और यही आपको
फाइंड आउट करना था कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द बीम टू द स्पैन। तो डी बाई एल की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, फिनिश होने वाला है। तो अगले 10 मिनट में आप लोग फ्री हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन बनाकर। नंबर 3 है, ये एक पाइप है कास्ट आयरन का, और उस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है पूरा भर के। तो कुल मिलाकर के यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 12 मीटर लंबा तो कास्ट आयरन का पाइप है, 500 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर है, 25 mm उसकी थिकनेस है। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो इंटरनल डायमीटर है ये दे रखी है आपको 500, और ये जो दे रखी है थिकनेस वो दे रखी है 25। तो यदि मैं इसकी आउटर डायमीटर निकालना चाहता हूं तो इनर डायमीटर में थिकनेस का दुगना जोड़ दूं तो मेरी आउटर डायमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये थिकनेस इस साइड में भी इतनी ही होगी। तो डी आई अंदर वाली 500 प्लस 25 प्लस 25 या 2 इंटू 25, तो हमारे पास जो आउटर डायमीटर आ जाएगी वो आ जाएगी 550, जो आपकी यहाँ पर हमने निकाली है 550 कैपिटल डी। तो स्मॉल टी, तो यहाँ से हमने कैपिटल डी निकाली। कैपिटल डी निकाल लिया तो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं हम, पानी का और कास्ट आयरन का, दोनों का निकाल सकते हैं। तो यदि हम पानी का निकालेंगे तो पाई अपॉन 4 डीओ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो मेन पाइप का क्रॉस सेक्शन है, मतलब इस कास्ट आयरन वाले का निकाल रहे हैं हम, अभी पानी तक अंदर वाले तक नहीं पहुंचे। तो कास्ट आयरन का जो एरिया है पाइप का वो कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई अपॉन 4 डीओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, ये वैल्यू आपने निकाल के रख ली। और यदि पर मीटर लेंथ के लिए निकालोगे तो वेट क्या होता है बेसिकली, अभी बताया था एम जी, फिर एम क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू एल इंटू जी, और यदि इस एल को मैं इस साइड में ले जाऊं तो डब्ल्यू अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी एरिया और जी। तो हम बेसिकली ये निकाल रहे हैं, और ये है क्या बेसिकली स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो हम डायरेक्ट स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सबसे पहले एरिया, फिर इसकी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 7200, ऊपर दिया हुआ है कास्ट आयरन की डेंसिटी 7200, इसकी डेंसिटी हो गई। फिर जी की वैल्यू, तो जी 9.8 हो गया, तो यहाँ से ये आपका 2912.16, ये क्या आ गया, कास्ट आयरन की वजह से कितना यूडीएल काम कर रहा है। लेकिन अभी तो पानी का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी की वजह से भी तो यूडीएल काम कर रहा होगा। तो उसी प्रकार से पानी के लिए भी एरिया पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर, और डी में कौन सी डी आएगी, अंदर वाली, क्योंकि इनर डायमीटर तक ही कास्ट आयरन के इनर पोर्शन तक ही पानी है। तो पाई अपॉन 4 डी आई स्क्वायर इंटू पानी की डेंसिटी होती है 1000 दी हुई है आपको, और इंटू जी। तो ये आ गया आपके पानी का स्मॉल डब्ल्यू, जो स्मॉल डब्ल्यू मतलब वेट डेंसिटी पर मीटर लेंथ के लिए। अब इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा। और यदि टोटल स्मॉल डब्ल्यू आ गया यूडीएल के केस में, तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कास्ट आयरन का कितना या सर्कुलर बॉडीज का कितना होता है, पाई अपॉन 64 डीओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4, और y की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल डी बाई 2, मतलब आउटर डायमीटर का आधा। तो यहां से सिग्मा अपॉन वाई बराबर एम अपॉन आई, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, और यही हमें निकालना था।
और अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस क्रॉस सेक्शन का, जैसे कि आपको दे रखा है कि 2 वुडन प्लैंक 150 by 50 each are connected to form a T section। तो T सेक्शन बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस T सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे उनमें सेंट्रॉइडल एक्सिस हमें मिल रही थी, लेकिन T सेक्शन में हमें सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। ये सेंट्रॉइड में आपने निकाला होगा। और ये जो सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी, जिसे हम न्यूट्रल एक्सिस के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल सरफेस जो इंटरसेक्ट करता है वो किसके साथ करता है, सेंट्रॉइडल एक्सिस के, इसीलिए हम इसको न्यूट्रल एक्सिस कह देते हैं। और क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस निकालना इसलिए जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, जो कि आपको फॉर्मूला ये आपके सामने है, a1y1 प्लस a2y2। और a1 रेक्टेंगल नंबर 1 रेक्टेंगल नंबर 2 का एरिया निकाल लिया, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो एरिया इंटू वाई उसका सम निकाल लिया। और इस सम को एरिया के सम से, क्योंकि a1y1 प्लस a2y2 क्या है, सिग्मा ए वाई, और अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या है, सिग्मा ए। तो यहां से हमारी ये आ गई y बार 125 mm। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए BD क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए BD क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया 5312.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर की पावर 4। ये निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमें सेंट्रोइडल एक्सिस का पता चल गया कि हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस नीचे से 125 mm पर है और ऊपर से 75 mm पर, क्योंकि टोटल हमारी हाइट जो है वो है 200। तो यदि यहां से हमारी न्यूट्रल एक्सिस ये 125 mm पर है, तो ऊपर हमारे पास 75 mm बचेगी। तो सबसे पहले हमने m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई का उपयोग करते हुए सिग्मा की वैल्यू निकाली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि जब यहाँ पर लोड आएगा तो इस न्यूट्रल एक्सिस तक ये जो पूरा पोर्शन होगा ये तो टेंसाइल स्ट्रेस, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस में होगा, और नीचे का पोर्शन टेंसाइल स्ट्रेस में होगा। तो यदि मुझे टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है तो m की वैल्यू सेम रहेगी, i की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन y की वैल्यू कौन सी रखूंगा, यदि टेंशन में निकालना है तो इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला एरिया, ये जो सारा एरिया होगा, ये मैं ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो वाली डिस्टेंस को यूज करूंगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, 125। इसीलिए हमने यहाँ पे y की जगह पर 125 mm या 125 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा टेंसाइल आ जाएगी। और यदि मैं 75 mm यूज करूंगा, तो यहाँ देखेंगे आप, तो ऊपर वाले पोर्शन को यूज कर रहा हूं मैं, इसका मतलब वहां पर हमारी कौन सी स्ट्रेस रहेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब हमारे पास दोनों स्ट्रेस आ गई, तो इनको यदि हमें कन्वर्ट करना है फोर्स में, तो हम क्या करेंगे, टेंसाइल पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और कंप्रेसिव पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे। तो टेंसाइल फोर्स का एरिया कितना होगा, आप यहां से निकाल सकते हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया कितना है, 125 इंटू 50। तो ये वाली लाइन आपकी आ गई एरिया ऑफ द इन टेंशन, 125 गुणा 50 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि मीटर में चेंज करा, मीटर स्क्वायर में। तो टेंसाइल फोर्स कितना होगा, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। और एवरेज स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर जो स्ट्रेस होती है वो 0 होती है, तो 0 प्लस यहाँ पर कितनी निकाली है अभी आपने, वो टेंसाइल स्ट्रेस निकाली है,
उनको जोड़ करके आधा कर देंगे तो हमारे पास ये फोर्स आ जाएगा। और ऐसे ही यदि हम कंप्रेसिव वाले एरिया को लेंगे, ऊपर वाले को, तो ये वाला एरिया ले लेंगे तो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में केवल और केवल क्या पूछा है, एरिया वो टेंसाइल फोर्स। यदि आप क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे तो उन्होंने क्या पूछा है, आल्सो कैलकुलेट द टोटल टेंसाइल फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन पर टेंसाइल निकलवाया है तो केवल टेंसाइल वाला एरिया लेंगे, और यदि कंप्रेसिव निकलवाया है तो कंप्रेसिव वाला एरिया लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 99% क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होकर के आएगा। इनसे ज्यादा मुश्किल सवाल यहाँ से नहीं आएगा। बस अंतर इतना हो सकता है कि ये टी सेक्शन है तो इसकी जगह आई सेक्शन आ सकता है या जेड सेक्शन आ सकता है, तो उनकी प्रैक्टिस और आप करिए। यदि आप इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है जहां पर आप इसको ध्यान से पढ़ करके और वहां से अपनी और क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इन्हीं क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस ढंग से कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए, आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम्स काफी निकट हैं। अपनी तैयारियों को बहुत तेजी से और अपने समय का सदुपयोग करें, मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज पर लगाएं, और यदि कोई भी समस्या हो तो अपने कंसर्न कोऑर्डिनेटर से तत्काल बात करें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।